नमस्कार साथियों। साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आप लोगों को पता ही है कि हमने जो है आपको 11 क्लास जो है कंप्लीट करा चुका हूं। इसमें जो है मैं आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है मेरे भाई आपको यहां पर मैं हल करा रहा हूं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है साथियों कि अगर मैं नीमी पैटर्न की बात करता हूं तो एनसीबीटी बोर्ड जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराती है नीमी पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर, अगर आप यहाँ पर नीमी पैटर्न मेरे भाई सही ढंग से अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो अगर आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर हल करेंगे मेरे भाई तो आप कहेंगे सीधे तौर पे कि ये तो पूरा का पूरा वहीं से प्रश्न उठाकर पूछ रखा है ना। क्योंकि आपको मैं बता दूं साथियों यहाँ पर जो है नीमी पैटर्न से ही आप लोगों के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको नीमी पैटर्न प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहना भी चाहूंगा साथियों कि देखिए यहाँ पर जो है अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और साथ में आपको मैं बता दूं साथियों यहाँ पर जो है मैंने 11 क्लास कंप्लीट करा दिया है, तो जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो क्लास ना देख पाए हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से जो है आपको क्लास मिल जाएगी। बाकी जो है ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों इसके पहले हमने जो है 225 प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिया है। अब यहाँ पर जो है 226 प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कर रखा है कि सीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 अंश के कोण पर काटा जाता है। और इस प्रश्न को हमने जो है आपको होमवर्क भी दिया था। सीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 अंश के कोण पर जो है काटा जाता है। अगर मैं वायर नोच की बात करूं तो वायर नोच के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। और स्क्वायर नच या स्ट्रेट नोच, स्ट्रेट नच का मतलब मेरे भाई सीधा हो जाएगा, है ना। स्क्वायर नच का मतलब यहाँ पर 90 अंश पे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम कहे यहाँ पर कौन सा नोच 45 अंश पे होता है तो आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर स्लैंट नोच हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। और ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर वायर नोच, स्क्वायर नोच और स्ट्रेट नोच की जो है रिलेटेड मैंने आपको प्रश्न ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, तो यहाँ पर आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर कर रखा है कि सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट। कहने का मतलब इनका सीधे तौर पे कहना है कि सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने के द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम क्या है। अगर हम यहाँ पर ज्वाइंट की बात करें मेरे भाई, जैसे कि अगर यहाँ पर कोई लोहे की सीट हो, है ना, और उसके जो है किनारे को जो है यहाँ पर क्या किया जाए, ज्वाइंट किया जाए। ठीक है, किनारों को जो है ज्वाइंट किया और इसको जो है हम मोड़ के जो है एक बॉक्स के रूप में भी बना सकते हैं। तो ये कह रखा है कि एक साथ जोड़ने के द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम किनारों की बात करते हैं साथियों तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सीम हो जाएगा। ठीक, अभी आपको हम सीम का जो है चित्र भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा, और ये प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें साथियों यहाँ पर मैं देख रहा था कि प्रीवियस ईयर के पेपर को जब मैंने उठाया, है ना, वहां पर हमने देखा कि मैक्सिमम प्रश्न मेरे भाई रिपीटेड है। अभी जो हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो आईटीआई सेकेंड ईयर में है उनको अच्छे से पता है कि पेपर में जो है प्रश्न कहां से आते हैं। नीमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग देख के चले जाओगे मेरे भाई तो एक भी प्रश्न आप लोगों का मिस नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो कर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। कहने का मतलब सीधे तौर पे यह है कि इनका कहना है कि पाउडर के रूप में जो सोल्डरिंग होता है या जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको जो है फ्लक्स किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो उसको हम गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो ऐसे में जो है अगर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर जो है आपको पहले से पता है रेसिन या जिंक क्लोराइड और रेसिन को हम गर्म करेंगे तो ये वाष्पीकृत नहीं होगा। आगे आपको आप कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी नहीं जो है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड को मेरे भाई गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा।
देखिए आपके अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस सीम के प्रकार का नाम। अब यहाँ पर सीम के प्रकार का नाम पूछ रखा है, तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं साथियों। अब यहाँ पर देखिएगा सीम क्या होता है कि जैसे अगर मैं कहूं कि दो लोहे के चद्दरों को जो है आपस में जोड़ना है ना, और उसके ऊपर लेयर में ले जाकर जो है ज्वाइन करना। तो यहां पर देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो सीम लेयर दिखाया गया है, इसमें जो है एक लोहे की चद्दर ये है और उसके ऊपर एक लोहे की चद्दर ये है ना, इन दोनों को आपस में जो है ज्वाइन किया गया। और यही तो पूछ रखा है कि ये कौन सा जो है सीम है। अगर हम सीम की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, एक लोहे की चद्दर के ऊपर दूसरा जो है हम लैप करा दिया गया। इसीलिए अगर मैं यहां पर आंसर की बात करता हूं साथियों, तो आपका क्या हो जाएगा, लैप सीम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है साथियों। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं यहां पर, तो कर रखा है कि रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए जो है किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। यहां पर रिवेट प्रक्षेपण से बचने के लिए जो है हम किस रिवेट का जो है उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर रिवेट की बात करते हैं साथियों, तो ये जो है अगर देखें तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि पेन हेड रिवेट के द्वारा, या स्नैप हेड रिवेट के द्वारा, या कोनिकल हेड रिवेट के द्वारा। और मैंने आपको पेन हेड और स्नैप हेड और कोनिकल हेड रिवेट के बारे में और काउंटर संक हेड रिवेट के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें साथियों, तो यहाँ पर उपयोगी जो आपका होता है ये काउंटर संक हेड रिवेट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सीधे कमेंट करेंगे। ठीक है, या तो जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पे जो है आप मैसेज कर सकते हो, उसके द्वारा भी मैं आपको रिप्लाई में जो है बता दूंगा। अब यहां पर देखिएगा, या मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है बता देंगे। अब यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न आपके कह रखा है कि बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं साथियों, अभी हाल ही में जो 2025 में आप लोगों की यहां पर जो है बैक पेपर कंप्लीट कराया गया, उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया है ना। अब यहाँ पर देखिए कर रखा कि बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर बकिंग की बात करें, जैसे मान के चलिए ये आपका दो प्लेट है ना, दो प्लेट है। अब इसमें जो है हम रिवेटिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, मान के चलिए दोनों क्या है, रिवेट है। अब यही तो आपसे पूछ रखा है, बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम, एक रिवेट और दूसरे रिवेट के बीच में कुल कितनी दूरी होनी चाहिए। अगर यहीं पर पूछ लेता मेरे भाई सीधे तौर पे, अब यहां पर देखिए बकिंग की अगर मैं बात करूं, तो एक रिवेट और दूसरे रिवेट की जो बीच की दूरी होती है आपका 3D होता है ना। अगर यहां पर प्लेट और एक रिवेट के बीच की दूरी बोलता तो यहां पर 2D होता है ना। तो अगर हम आंसर की बात करें साथियों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3D है ना। डी क्या है, आपके रिवेट का व्यास है मेरे भाई। आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ या फिलर रॉड का जो है उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके परीक्षा के लिए। कर रखा है कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में है ना किस फिलर छड़ का हम उपयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए पहला कर रखा है कि शुद्ध एल्युमिनियम का। यहां तो शुद्ध एल्युमिनियम की कोई बात ही नहीं है मेरे भाई, इसका तो हम उपयोग कदापि नहीं करेंगे। आगे आपसे कर रखा है कि कापर सिल्वर मिश्र धातु का, यह भी नहीं होगा, कापर सिल्वर मिश्र धातु का भी उपयोग नहीं करेंगे। आगे अगर हम यहां पर देखते हैं साथियों, तो कह रखा है कि कोलंबियम स्टेनलेस स्टील। जी हाँ, अगर मैं बात करूं कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का जो है यहां पर उपयोग करते हैं, लेकिन आगे हम देख लेते हैं क्या उससे भी जो है ज्यादा सही दिख रहा है, कापर लेपित माइल्ड स्टील। ये तो माइल्ड स्टील का कदापि नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहां पर कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का जो है हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है मेरे भाई। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए कर रखा है कि इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। ये जो गैस वेल्डिंग दोष आपको यहाँ पर दिखाया गया है, उसका जो है आपसे सीधे तौर पे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। अगर हम यहाँ पर दोष की बात करें साथियों, ये कौन सा दोष आपको दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे साथियों कि यहाँ पर जो
वेल्डिंग करते समय जो मटेरियल पिघल रहा है ये पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है ना, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये जो है क्या किया जा रहा है, जो हमारा फ्यूजन हो रहा है ये प्रॉपर रूप से या पूर्णतः जो है कंप्लीट नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो फ्यूजन की जो है यहाँ पर कमी है ना, तो या पिघलने की जो है कमी है, ठीक है, जो मटेरियल पिघला है जिसको हम वेल्डिंग कर रहे हैं ये इसमें जो है कमी है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं साथियों, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में आएंगे तो देखिए पहला कर रखा है कि आपका पोरोसिटी हुआ है या पिघलने की कमी या फ्यूजन की कमी। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, पिघलने की कमी या फ्यूजन की जो है कमी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर तो कर रखा है कि यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा। यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा, स्पार्क होगा, धुआं होगा, बैक फायर होगा, फ्लैश बैक होगा, है ना। तो ऐसे में कहने का मतलब यदि जो हमारा नोजल होता है मेरे भाई, जैसे कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं उस समय अगर नोजल जो है मोल्टन पुल को जो है टच कर लेता है तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर जो है क्या होता है, बैक फायर होता है, स्पार्क नहीं होता, धुआं नहीं, बैक फायर जो है आपका होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों यहाँ पर क्या कर रखा है कि आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। अब यहाँ पर देखिएगा सीधे तौर पे आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पर आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूं साथियों, देखिए बहुत सारे भाई बंधु कमेंट करते रहते हैं, यहाँ पर जो आपकी आर्क वेल्डिंग की बात की गई है ना, या यहाँ पर जो है जो जोड़ की बात की गई है, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं मेरे भाई, एनसीईआरटी बोर्ड क्या करता है आपको सीधे चित्र देकर जो है प्रश्न पूछ लेता है। तो आप जो चित्र वाले प्रश्न होंगे मेरे भाई उन पे विशेष रूप से फोकस करना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बोर्ड सीबीटी परीक्षा में जो है सीधा सीधा प्रश्न ही उठाकर पूछ लेती है। तो यहाँ पर आइए चित्र देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको चित्र देखना है और चित्र को देखकर बताना है कि ये कौन सा ज्वाइंट किया गया। अब आप देखिएगा ऊपर एक लोहे का प्लेट है मेरे भाई, उसके बाद एक नीचे है ना। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो इसका कार्नर है ना, इसको जो है थोड़ा सा यहाँ गैप दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाफ है, यानी कि आधा प्लेट को ही ज्वाइंट किया गया है, आधे ही कार्नर को ज्वाइंट किया गया है। तो ऐसे जोड़ को हम क्या बोलेंगे, तो यहां पर देखिएगा अगर हम ऑप्शन में जाते हैं साथियों तो देखिए आपका पहला ऑप्शन यहां पर क्या रखा है कि प्लस कार्नर ज्वाइंट है, या सिंगल फिलेट लैप ज्वाइंट है, हाफ ओपन कार्नर ज्वाइंट है। जी हाँ, ये जो है आपका क्या है, हाफ ओपन कार्नर ज्वाइंट है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा, और ये भी प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कर रखा है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है तो यहाँ पर देखिएगा पहला कर रखा है कि यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है, यह उच्च वोल्टेज और निम्न धारा एम्पियर में जो है परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तो देखिए जब एसी वेल्डिंग या ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो ये सीधे तौर पे आपका क्या करता है, निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, लेकिन इसका धारा जो है उच्च कर दिया जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि सीधे हम डायरेक्टली एसी करंट को जो है वेल्डिंग में उपयोग नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए तो आप देखते होंगे कि वहां पर जो है हम क्या ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो करता क्या है, सीधे तौर पर अगर आप बात करोगे तो वह वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है, और यहां पर एम्पियर को जो है हाई कर देता है। तो ऑप्शन में देखिएगा आपका दूसरा कर रखा है कि यह निम्न वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है। तो आंसर तो आपका यहां पर देखेंगे साथियों तो पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहां पर कह रखा है आपसे एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें साथियों सीधे तौर पे कह रखा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो नुकसान है उसके बारे में जो है आपसे यहां पर पूछ रखा है। अगर हम नुकसान की बात करते हैं, ये अधिक प्रारंभिक लागत का होता है, या आर्क ब्रो में जो है मुक्ति नहीं होती है। आगे आपसे यहां पर क्या कर रखा है, नुकसान के बारे में पूछ रखा है, अधिक रखरखाव की लागत होती है, अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त तो नहीं है। जी हाँ, ये अलौह मतलब जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सारे
को जो है वेल्डिंग नहीं कर सकता, ठीक है, केवल और केवल लौह धातुओं को ही क्या करता है, ये वेल्डिंग करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। अगर हम उपयोग की बात करते हैं साथियों, ठीक है, यहां पर जो है आपका रेक्टिफायर सेट या मोटर जनरेटर सेट या इंजन जनरेटर सेट। अब इंजन जनरेटर सेट का मतलब यह है मेरे भाई, जैसे कि आप यहां पर जो है विद्युत जहां नहीं ले जा सकते वहां पर हम क्या करते हैं, इंजन जनरेटर सेट का ही उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा, और ये भी प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 239 नंबर आपसे क्या कर रखा है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर उष्मा वितरण प्रदान करती है। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर उष्मा वितरण जो है प्रदान करती है। अगर हम यहाँ पर वितरण की बात करते हैं साथियों, तो ये जो है आपका कौन होता है, रेक्टिफायर सेट होता है। आगे आपसे करा का मोटर जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, इंजन जनरेटर सेट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में जो है बेहतर उष्मा प्रदान करता है, आपका कौन करता है, रेक्टिफायर सेट करता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न मेरे भाई आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं अभी जो आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होगा मेरे भाई 6 जुलाई से, है ना, उसमें भी जो आपके इंजीनियर्स आते हैं मेरे भाई वाइवा में जो है आपसे ये प्रश्न पूछते हैं। कर रखा है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। कहने का मतलब जो आप लोगों ने वेल्डिंग मशीन देखा होगा तो वहां पर जैसे अगर हम गैस वेल्डिंग की बात करते हैं तो वहां पर जो है आपने देखा होगा कि 2 सिलेंडर रखा होता है, एक आपका ऑक्सीजन का होता है, दूसरा आपका एसिटिलीन गैस का होता है। आपसे यहां पर पूछ रखा है कि एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर होता है वह किस कलर का होता है, किस कलर में जो है पेंटिंग होता है। तो अगर हम एसिटिलीन गैस की बात करते हैं तो ये जो है आपका किस कलर का होता है, मैरून कलर का जो है आपका एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है ना। बाकी अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन जो है आपका काला कलर का होता है। तो आंसर की अगर आप बात करोगे इस प्रश्न का तो आपका क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, और ये प्रश्न जो है आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए कर रखा कि बाय वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। अब यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं, यहां पर देखिए बाय वार्ड वेल्डिंग टेक्निक का रखा है और एक और होता है आपका दाया वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए कर रखा कि बाय वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड एंगल मेंटेन, कहने का मतलब जो हमारा एंगल मेंटेन किया जाता है ये कितने अंश पे होता है। तो यहां पर अगर हम बाय वार्ड वेल्डिंग टेक्निक की बात करते हैं तो ये जो आपका सीधे तौर पे अगर हम ब्लो पाइप की बात करते हैं तो ब्लो पाइप जो होता है हमारा 60 से लेकर 70 तक होता है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर फिलर रॉड की बात करते हैं तो फिलर रॉड जो है हमारा क्या होता है, ये जो है आपका 30 से 40 होता है ना। 60 से 70 होता है क्या ब्लो पाइप, और फिलर रॉड क्या होता है 30 से 40 होता है। अगर यहीं पर दाया वार्ड वेल्डिंग टेक्निक होता, दाया वार्ड वेल्डिंग टेक्निक होता है मेरे भाई, अगर उसमें आपसे पूछ लेता कि ब्लो पाइप और फिलर रॉड में कितने अंश का एंगल होता है, तो ऐसे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए यहां पर अगर आप ब्लो पाइप की बात करोगे राइट में, राइट वार्ड वेल्डिंग में, तो ये जो है आपका 40 से 50 होता है ना। बाकी अगर आप फिलर रॉड की बात करोगे तो 30 से 40 होता है। कहने का मतलब अगर हम फिलर रॉड की बात करते हैं तो दोनों में सेम होता है 30 से 40, है ना। बाकी अगर आप दाएं में बात करोगे ब्लो पाइप पे, उसमें जो है 40 से 50 होता है। तो यहां पर आपसे कर रखा है कि बाय वार्ड, तो ये जो है आप देख रहे हैं 60 से कितना होगा, पहले तो आपका ब्लो पाइप 60 से होगा और फिलर क्या होगा 30 से 40। तो यहां पर आंसर की आप बात करोगे तो आंसर आपका क्या बन जाएगा 60 और 30। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर कर रखा है कि वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है।
जब हम वेल्डिंग करते हैं उस समय जो है हमारा जो करंट होता है उसकी जो सेटिंग का निर्धारण करता है वो कौन करता है? जोड़ के प्रकार करते हैं, या वेल्ड की स्थिति करता है, या इलेक्ट्रोड की लंबाई करता है, या इलेक्ट्रोड का व्यास करता है? तो देखिए, अगर वेल्डिंग करते समय करंट की सेटिंग कौन कारक निर्धारित करता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसका जो है व्यास जो है यही निर्धारित करता है ना। तो यहां पर अगर आप आंसर की बात करोगे मेरे भाई, सीधे तौर पे आप आंसर देख सकते हो, यहां पर चौथा आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोड का जो है व्यास। ठीक है, तो आंसर की अगर आप बात करोगे यहां पर, तो आंसर आपका क्या बनेगा, यहां डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए यहां पर जो है आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीवी क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्ट को कम करता है। अब यहां पर सबसे पहले तो ओसीवी क्या है? ओसीवी की बात करें साथियों तो यहां पर ओपन करंट वोल्टेज की बात कर रखा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओपन करंट वोल्टेज क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्ट को कम करता है? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो है आपके कितने वोल्ट तक होता है? ये जो है आपके 40 और 100 वोल्ट तक होता है ना, कम करता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है, और इस प्रश्न को ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको एक प्रश्न हल भी करा चुका हूं। यहां पर कर रखा है कि कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है? कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है? चाहे एसी हो चाहे आपका डीसी हो, ये जो है आपका क्या करता है, रेक्टिफायर जो सेट होता है ये बड़े आसानी से जो है आपूर्ति को जो है कंप्लीट कर देता है। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहां पर पहला बन जाएगा। ठीक है, ये रहा साथियों आज की क्लास, और ये क्लास जो है आपका 12वां नंबर का क्लास है साथियों। इसके पहले हमने जो है आपको 11 क्लास जो है कंप्लीट करा दिया है। आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जो है क्लास मिल जाएगी, आप वहां से जो है जाकर क्लास देख सकते हो, जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो क्लास अभी तक न देखे हों। और बाकी साथियों ये पीडीएफ आपको निमी पैटर्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी साथियों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि अपने दोस्त यार मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की जानकारी हो सके और अपनी पढ़ाई कर सके। किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट हो मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और साथ में अगर आपका चैनल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी जो है आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि क्लास की इंफॉर्मेशन उन्हें भी मिल जाए। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।